जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज़ डेथ का जो टॉपिक है हमारा, पार्टनरशिप में डेथ का जो टॉपिक है वो अब मैं कवर करने वाला हूँ। बहुत ही छोटा टॉपिक है और छोटा टॉपिक इसीलिए है क्योंकि रिटायरमेंट में हमने जो डेथ के जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और मैंने वो आपको सारी की सारी वीडियो बना के आपको पहले ही दे रखी है 2 लेक्चर्स में, ठीक है? ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है हमारा रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच का, जिसमें मैं डेथ के जितने भी टॉपिक्स होंगे बेटा वो इन डेप्थ आपके संग डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? देखिए सबसे पहले मैं आपसे ना कुछ बातें कर लूँ कि रिटायरमेंट और डेथ में जो मेजर डिफरेंस है, वो बेटा सिचुएशन का है और उसी सिचुएशन के हिसाब से अकाउंटिंग में भी चेंज है। सर सिचुएशन में क्या चेंज है? देखो सिचुएशन में ये चेंज है कि जो रिटायरमेंट है ना, वो प्री प्लान्ड होती है। प्री प्लान्ड मतलब कि देखो यार आपको उस फर्म को छोड़ना है, आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को पहले ही बताएँगे कि यार इस साल के एंड में मैं इस फर्म को छोड़ दूँगा। मैं अपनी प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहा हूँ, जो भी मैं ले रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, आप उनको पहले ही बताओगे ये चीज़, ठीक है? इस हिसाब से वो अपनी प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे। बिकॉज़ वो देखेंगे ना कि आपका क्या इसमें रोल था हमारे फर्म में, अब हमें आपकी जगह किसी और को हायर करना पड़ेगा, किसी और को लाना पड़ेगा या फिर जैसा भी होगा वो उस तरीके से उस चीज़ को अरेंज करेंगे। क्योंकि रिटायरमेंट कभी भी ऐसा नहीं होती कि विदिन अ डे, विदिन अ पीरियड हो जाए कि भाई आज ही मेरे को रिटायरमेंट चाहिए, नहीं। आपको इन एडवांस हमेशा एक नोटिस देना पड़ेगा, दैट इज़ अ गुड एथिकल प्रैक्टिस इन बिज़नेस कि आपको पहले ही बताना पड़ेगा। बट अगर हम आते हैं डेथ के टॉपिक पे, देखिए आजकल तो बड़ा रेलेवेंस मतलब अभी कोविड का चल रहा है, तो इसमें मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल कोविड से रिलेट करके देता हूँ। देखिए डेथ इज़ अनसर्टेन, कोई भी सर्टेनिटी तो है नहीं कि आप इस डेट पे या इस डेट पे भाई किसी की डेथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। नॉट प्रैक्टिकली, लॉजिकली बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। डेथ क्या होता है कि अनसर्टेन है, भाई हो सकती है अनसर्टेन कारणों से, किसी भी कारणों से डेथ हो सकती है, ठीक है? अब सिंपल मैं आपसे बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर कोविड में कितने लोग बेवजह मर चुके हैं, ठीक है? मतलब उनकी डेथ हो गई, कितनी चीज़ें हो गई, तो वो सारी क्या प्री प्लान थी? जी नहीं। तो उसमें से कितने बंदे ऐसे होंगे जो पार्टनर्स भी होंगे किसी फर्म में, किसी फर्म्स के संग एसोसिएट होंगे। मीन्स सिंपल मेरा ओवरऑल क्रक्स बेटा ये है बताने का कि डेथ एक अनसर्टेन इवेंट है, कोई प्री मैच्योर या प्री डेट डिसाइड नहीं होती कि इस डेट पे इनकी डेथ हो जाएगी। भाई कहते हैं ना डेथ और बर्थ कभी भी प्री डिसाइडेड नहीं होती, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो भी होना होता है हो जाता है। तो सिंपल है, आपको डेथ का क्या मान के चलना है कि अनसर्टेन है। ये मैंने आपको एक लॉजिकल प्रैक्टिकल सिचुएशन बताई और आप भी एग्री कर रहे होंगे कि जी सही बात है। हमारे घर में भी किसी की रिटायरमेंट होती है तो पहले से डिसाइड होती है कि भैया ये बंदा इस डेट पे रिटायर हो रहा है। जैसे हमारे पापा होते हैं, हमारे चाचा होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं रिटायर होते हैं एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कि भाई इस टाइम पे ये रिटायर हो जाएँगे। बट डेथ का किसी का कोई पक्का नहीं है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ तो डेथ कभी भी हो सकती है। अब सिचुएशन के हिसाब से अकाउंटिंग पे जो इफ़ेक्ट है मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ, ठीक है? अकाउंटिंग पे ये इफ़ेक्ट पड़ेगा कि बेटा देखो डेथ के रिटायरमेंट के समय पे तो आपका जो बंदा है वो सारी चीज़ें सर्टेन कर चुका होगा, मीन्स फाइनेंशियल बन चुके होंगे, प्रॉफिट बढ़ चुका होगा, वो सारी चीज़ें ले जाएगा। बट मान लो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल में और अप्रैल, मई, जून, जुलाई चल के किसी पार्टनर की डेथ हो गई, लेट्स से एबीसी पार्टनर थे और बी की डेथ हो गई जुलाई में जाकर। अब मान लो देखो पहली सिचुएशन ये बनती है कि बी कभी भी अब क्लेम नहीं कर पाएगा। भैया बी क्यों नहीं क्लेम करेगा? देखो प्रैक्टिकली सोचो, बी इज़ नॉट एक्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड एनीमोर। ही इज़ नॉट एक्जिस्ट, मतलब वो नहीं है अब इस वर्ल्ड में। जब वो इस वर्ल्ड में अब है ही नहीं, इस दुनिया में है ही नहीं, तो हाउ कैन ही क्लेम? कि वो क्लेम कर ही नहीं सकता। तो कौन करेगा भाई उसके? तो आप कह सकते हैं गार्जियन। गार्जियन को वर्ड को मैं अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा एनहांस करके बताऊँगा कि क्या होना चाहिए। देखो आप उसे बोलोगे नॉमिनी, पहला छोटा वर्ड है नॉमिनी, और अगर आपको एकदम एडवांस लेवल में बोलना है तो लीगल हेयर्स। जो उनके लीगल हेयर्स होते हैं ना, वो किसके उनके बिहाफ़ पे, बी के बिहाफ़ पे अपील करेंगे, क्लेम करेंगे उनके अकाउंट की सेटलमेंट की। अब सिंपल बात है, पहला कॉन्टेक्स्ट तो ये निकलता है कि रिटायरमेंट में जो बंदा खुद रिटायर हो रहा है, पार्टनर, वही अपने लिए क्लेम कर लेता है। बट डेथ के समय पे वो नहीं कर सकता, तो उनके लीगल हेयर, एग्ज़ीक्यूटर्स, ये सारे आपके उनके बिहाफ़ पे क्लेम करते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बच्चे ये है कि दूसरा सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि आपने जो 4 महीने जो बंदा बी था काम करा है और उसका आपको उसे प्रॉफिट देना है। देना पड़ेगा ना, 4 मंथ्स का आपको उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। देखिए हर चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे आप एज़ पर रिटायरमेंट, जैसे हमने रिटायरमेंट के टॉपिक पे करा ना, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लेंगे उसमें कैलकुलेट। बट जो मेजर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर चेंज होता है, वो चेंज होता है प्रॉफिट को लेकर, कि प्रॉफिट को किस तरीके से आप लोग इसमें करेंगे कैलकुलेट। तो अब देखो,
पहली बात तो 4 महीने रह गए हैं। अब उस 4 महीने में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनेंगी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी हमारी अगले साल। तो अब इस 4 महीने में क्या दें? तो 3 सिचुएशंस में मैं इसको बाँटूँगा और तीनों सिचुएशंस के हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं और उन तीनों सिचुएशंस पे हम क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को आज बंद कर देंगे, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ़ मेरे को मोटा-मोटी 2 चीज़ें पढ़ानी है कि सबसे पहले कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उन 3 तरीके से। दूसरी चीज़ कि एग्ज़ीक्यूटर अकाउंट क्या है, ठीक है? एग्ज़ीक्यूटर अकाउंट एक आपके लिए नया है और डिजीज़ पार्टनर तो आपको पता ही है, रिटायरमेंट कि डिजीज़ पार्टनर का मतलब सिंपल है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई या फिर उसकी इलनेस हो गई, किसी को भी इसमें ला सकते हैं, ठीक है? अच्छा, बच्चों को ना कभी-कभी एक टॉपिक रहता है कि भैया मान लीजिए परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई बंदे को, तो वो रिटायरमेंट में आएगा या डेथ में आएगा? मैंने कहा देखो, अब डिपेंड करता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ बैठ रही है। ये मैं आपको एडवांस केस बता रहा हूँ, आपके इसमें नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ बैठती है, क्या कहते हैं, एक्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में और उनके जो एग्जीक्यूटर्स हैं, लीगल हेयर्स हैं उनके बीच में, कि भाई क्या करना है? आपको लग रहा है ये बंदा कंटिन्यू कर पाएगा? अगर वो कहते हैं कि हाँ, विद इन 6 मंथ्स, 7 मंथ्स ये कंटिन्यू कर सकते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी रिज़ॉल्व हो जाएगी 6 महीने के अंदर, तो हम उन्हें रिटायरमेंट भी नहीं करेंगे, ना डेथ करेंगे, एग्जिस्ट रहने देंगे। ठीक है? बट अगर पता चल रहा है कि लाइफ लॉन्ग खत्म हो गए, तो उस बंदे का रिटायरमेंट के नाम पर, इसे डेथ में मत डालना, रिटायरमेंट के नाम पर पूरा का पूरा अकाउंट सेटल करके दे देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो मेन है वो मैं पूछ रहा हूँ कि भैया जब परमानेंट डिसेबिलिटी है तो वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो हाउ कैन ही क्लेम? तो देखो सिंपल बात ये है कि क्लेम सेटलमेंट कराने के लिए डेथ का होना ज़रूरी नहीं है। वो पार्टनर एक्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसको रिटायरमेंट पे पूरी-पूरी सेटलमेंट कर दो, खत्म कहानी। हाँ, जो ये प्रॉफिट वाला मुद्दा है, फिर ये रिटायरमेंट पे लगेगा, क्योंकि हो सकता है ना परमानेंट डिसेबिलिटी तो कभी भी हो गई हो, 3 महीने, 4 महीने चलने के बाद कभी भी हो गई हो। तो बस ये प्रॉफिट वाला मुद्दा रिटायरमेंट के संग मर्ज हो जाएगा और आप इसको वहाँ पर सॉल्व कर लोगे, ठीक है? सबसे पहले कुछ नोट्स बना लेते हैं। आज की क्लास में मैंने थोड़ा नोट्स नहीं लगाए हुए हैं, तो मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ। डेथ का टॉपिक है हमारा बच्चों। ओके, डेथ को रिलेटेबल मत करना। चलिए, डेथ का टॉपिक है हमारा और डेथ के टॉपिक में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डेथ इज अनसर्टेन। अब ये मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पर एक टॉपिक, एक नोट दूंगा आपको। द मेजर डिफरेंस बिटवीन सर ये उतारना है हमें, ऑब्वियसली बच्चे ये आपको उतारना है, मेरे साथ साथ उतारना है, बिकॉज फास्ट ट्रैक बैच जरूर है, बट डेथ एक ऐसा छोटा टॉपिक था कि किसके क्या नोट्स मैं पहले से बना के रखता या रेगुलर नोट्स लगाता, क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा लेंथी चीजें हो रखी हैं। आपको सिंपल ये करना है, मेरे संग नोट करते रहेंगे। करो स्टार्ट। द मेजर डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ इज पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम को यहाँ मेरे से गलत मत लेना, आप इसे लिख सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। अब सिंपल मैं आपको एक और चीज बता दूं। प्री डिसाइडेड होती है, अनलाइक डेथ। बिल्कुल प्री डिसाइडेड होती है बेटा, रिटायरमेंट आपकी प्री डिसाइडेड ही होती है, कभी भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। एक छोटा सा टॉपिक लिखा है और आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं मेरे संग वो है प्रॉफिट शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। देखो डेथ पार्टनर नहीं बोलते हम लोग, हम बोलते हैं डिजीज्ड पार्टनर, ठीक है? और दूसरा इसके एग्जीक्यूटर के बारे में मैं बात करूँगा और उसमें सिर्फ बात करूँगा उसके क्वेश्चंस वही जो प्रैक्टिकल्स आएँगे ना, जो आपका लेक्चर नंबर 4 होगा, आई एम एश्योरिंग यू कि वो क्वेश्चंस के ऊपर होगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस करे होंगे और उन सारी चीज़ों को मैं रिलेटेबल कराने की कोशिश करूँगा, जो मैंने आपको लेक्चर्स में भी पढ़ाई होगी बच्चे। तो टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की, टेंशन मैं ले रहा हूँ, आप मत लेना, मैं ले रहा हूँ, ठीक है? ओके, प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज़ पार्टनर भैया कितने तरीके से निकाल सकते हैं? मैंने कहा 3 तरीके। कितने तरीके से? 3 तरीके से। अब बता रहा हूँ मैं आपको वो 3 तरीके कौन-कौन से हैं। देखो, सबसे पहला तरीका जो है, वो सबसे पहला तरीका है बाय
प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। भैया मतलब क्या, मतलब उसकी डेथ तक का वेट, डेथ से हम फाइनल अकाउंट बनाने तक का वेट करेंगे? जी ना। आपको क्वेश्चन बताएगा कि भाई जो हम इनकी सेटलमेंट कर रहे हैं हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या क्या है? आप पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं और पीएनएल अकाउंट से आप नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो भी आपको मिलता है उसका यूज करके आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बच्चे, और आप उसके बेसिस पे काम करेंगे। भैया क्या हमें ये सब बनाना है? मैंने कहा द आंसर इज नो। बेटा आपको कुछ नहीं बनाना। आपको सिंपल क्वेश्चन क्या बना के देगा? आपको सिंपल नेट प्रॉफिट बताएगा, आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको उन 4 महीने का नेट प्रॉफिट बताएगा, आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप रुक जाओ। ठीक है? पॉइंट नंबर 2 है ऑन टाइम बेसिस। ये टाइम बेसिस क्या है? मैंने कहा देखो इसमें क्या होता है, आपको प्रीवियस ईयर का, मैं आपको ज्यादा नहीं लिखवा रहा पर समझा पूरा रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखवाना चाहता। दिस इज नॉट अ रेगुलर बैच कि आपको नोट्स बनाए जाए। आप रिवाइज करने के लिए देख रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है? ओके। ऑन टाइम बेसिस पे क्या होता है? टाइम बेसिस पे आपको ना प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस बता दिया गया होता है। उस हिसाब से आप इस महीने का निकालते हैं, मतलब जितने महीने भी वो पार्टनर जो डिजीज पार्टनर था आपके संग रहा है, आप वो निकालते हैं और उसके बेसिस पे बेटा आप उसका नेट प्रॉफिट या फिर जो भी उसका शेयर है उसको आप कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल इसका भी आएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। बस ये 3 चीज़ें आ जाए मालिक, आपको आपको डेथ में कोई रोक थोड़ी सकता है। नहीं, 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 गलत नहीं लेना। आपको डेथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई रोक थोड़ी सकता है। बस ये 3 टॉपिक्स आ जाए आपको, आप ऑसम करने ही वाले हैं एग्ज़ाम में। ये 3 टॉपिक पे और बस पॉलिशिंग हो जाएगी आपकी और मज़ा आएगा। अब देखो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है मेरा, यही वाला आपका, ठीक है? कि भाई प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। भैया इसमें हमें एग्ज़ाम्पल देके बताना शुरू करो। मैंने कहा देखो लिखो मेरे संग एग्ज़ाम्पल, आप लोग चिंता ही इतनी करते हो, लिखो, लिखो एग्ज़ाम्पल लिखो आप मेरे साथ। आप एग्ज़ाम्पल लिखो। 2 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा मैं, पहला मेरा, दूसरा आपका। एग्ज़ाम्पल 1 इसके लिए दे रहा हूँ मैं आपको। आपको मैं बता रहा हूँ, मिस्टर एक्स डाइड ऑन 31 अगस्त, कोई भी ईयर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर करंट ईयर आपने बनाया। नेट प्रॉफिट जो उसमें से आपको मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट लेट से मिला है आपको इस पूरे साल का, मतलब जितने भी महीने आपने काम किया है, 2 लाख रुपए। भैया क्या बीच में बना सकते हैं? मैंने कहा देखो क्वेश्चन कर रहा है, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हम नहीं बनाएंगे यार बीच में, क्योंकि फिर उससे ना एक्सपेंसेस दो दो बार होंगे। एक बार आप अभी बनाओगे, एक बार आप फिर आप तब बनाओगे। बाकी जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा भाई क्वेश्चन मालिक है, आपको वही करना है। अब ध्यान से देखना, मिस्टर एक्स की डेथ हुई है कब? 31 अगस्त को। कब हुई? यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे 5 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और अगस्त की भी मैंने लास्ट डेट ली है, तो पूरे 5 महीने। तो ये जो एफए बना है, फाइनेंशियल अकाउंट्स बना है, फाइनल फाइनल अकाउंट्स बने, ये 5 महीने के बने होंगे आपके, और 5 महीने के बनाकर आपको जो नेट प्रॉफिट पता चला है वो 2 लाख पता चला है। अब आपको क्या करना है? किसी एक को नहीं देना है प्रॉफिट। मीन्स अब सिर्फ एक्स को नहीं देना, वाई को नहीं देना, जेड को नहीं देना। मान लो 3 पार्टनर और तीनों इक्वल रेशियो में है, तो आपको क्या करना है? आपको इन तीनों को दे देना है। तीनों को किस तरीके से देते थे आप बताओ? भाई आप सिंपल एक एंट्री पास करते थे ना। जस्ट वेट बच्चों। आप सिंपल एक एंट्री पास करते थे कि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू वाई एंड टू जेड। अब बेटा इस 2 लाख को आप इक्वली बांटने की कोशिश करोगे, तो कहाँ गया मेरा कैलसी? 2 लैक्स
डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये आपका बनेगा 66,666, 66,666 और इसको राउंड ऑफ कर देना। ये आपका आ गया 2 लाख, ठीक है? और अगर आप इसमें देखोगे 66,666 एकदम एग्ज़ैक्टली करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए मैं कैलसी यूज़ कर रहा हूँ। इसको 8 पे लाके छोड़ देना, 6668 वैसे इसको देना चाहिए, x को देना चाहिए 8 क्योंकि वो जा चुके हैं। अब क्या लिखोगे? बीइंग प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ मिस्टर एक्स सेटल्ड। आपने क्या कर दिया? मिस्टर एक्स का प्रॉफिट उनकी डेथ तक का सेटल कर दिया। मीन्स सिंपल क्रक्स ये मिलता है कि अगर आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो वो प्रॉफिट या लॉस सिर्फ आपका नहीं है, वो पूरी की पूरी फर्म का है, सारे एक्जिस्टिंग पार्टनर्स का है। एग्जाम्पल नंबर 2 आ रहा है मेरा यहाँ पर। एग्जाम्पल 2 आपको मैं बता रहा हूँ इसमें कि नेट लॉस मेरा जो था वो था बेटा, आप बोल सकते हैं 3 लाख रुपए, और ए, बी, सी आपके संग काम करते थे, और जो इनका रेशियो था वो रेशियो मैं कर देता हूँ आपके लिए 3:1, ठीक है? अब आपको सिंपल मैं बताऊंगा कि बी की क्या हो गई, डेथ हो गई इसमें। बी की क्या हो गई इसमें बच्चों, डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। अब आपको क्या करना है, इनका शेयर पता करना है, फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट टिल, लिख देता हूँ मैं, टिल डेथ ऑफ बी बता दिया है आपको कि कितना है, 3 लाख रुपए। तो इसको कैसे बाँटोगे? लगाओ अपनी एंट्री, करो, करो, जल्दी करो। इसकी एंट्री आप जो करोगे बच्चों, वो क्या करोगे? पी&एल अकाउंट है और लॉस हो रहा है तो सारे पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। ए अकाउंट डेबिट। अच्छा भैया क्या इस डिजीज़ पार्टनर को इससे भी ले लोगे? मैंने कहा बिल्कुल ले लूँगा जी। देखो अगर प्रॉफिट दे रहा हूँ तो लॉस में भी तो इनका हिस्सा है। टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? 3 लाख रुपए बच्चों यहाँ पर आ गया। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, 50,000, ठीक है? अब 50,000 को 3 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5 लाख का शेयर। ये आपका बेटा कितने का हो जाएगा? 1 लाख का, और ये कितने का हो जाएगा? 50,000 का। मीन्स मैं सिंपल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बी का शेयर है ना, मैं क्या कर दूँगा? डेबिट कर दूँगा इनके अकाउंट में। डेबिट करूँगा ना इनके अकाउंट में, कहूँगा कि भई ये पैसा हम आपको नहीं दे सकते, हम सेटल करेंगे आप, क्योंकि लॉस हुआ है फर्म को। तो ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट, जो कि किससे रिलेटेड था? पूरा का पूरा कि जब आपको फाइनल अकाउंट बनाकर दे रखा था। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है? ओके, केस नंबर फर्स्ट पे हमारे 2 एग्जांपल हो गए। केस नंबर 2 और 3 एक ही कैटेगरी में दे रखे हैं आपके बुक के अंदर। ईज़ी हैं, काफ़ी ईज़ी हैं, टेंशन ना लें। और मैं तो अब कहूँगा कि आपको जिस तरीके से पढ़ाया गया होगा ना मीन्स फर्स्ट टर्म में, आपको जीपी और एनपी रेशियो दिखा रखा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर तो कुछ है ही नहीं। बस करते रहो कंटिन्यू। ऑन द टाइम बेसिस, अब टाइम बेसिस में मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। एग्जाम्पल ले लीजिए मालिक, क्योंकि एग्जाम्पल से ही बात बन पाएगी। अब एग्जाम्पल मेरा यहाँ पर ये बनता है, एग्जाम्पल मेरा यहाँ पर ये बनता है, चलिए, मिस्टर एक्स डाइड ऑन, मई का महीना 30 का 31 का होता है, 30 का होता है ना, 31st। मिस्टर एक्स डाइड ऑन 31 मई, कोई भी ईयर ले लो, ठीक है? कैलकुलेट शेयर ऑफ मिस्टर एक्स, आपको मिस्टर एक्स का शेयर बताना है। गिवन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। अच्छा मैं एक ऐसा एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि दोनों में काम आ जाए। प्रॉफिट 20,000, कैलकुलेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कि मैंने एक ऐसा एग्जांपल सेट करा है कि दोनों में आ जाए, मीन्स इधर वाले पे भी, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर दोनों पे आ जाएगा। कम ऑन फोकस। अब यहाँ अगर आप सिंपल सही से देखोगे तो आपको सेल्स का कोई काम ही नहीं है। आपको ये देखना है जो ये 20,000 रुपए का प्रॉफिट है मालिक, ये पूरे कितने महीने का है? 12 महीने का है। कितने महीने का प्रॉफिट है ये? 20,000 रुपए का 12 महीने का, ठीक है? आपको कितने महीने का निकालना है? आपको निकालना, अच्छा मैं थोड़ा-सा सही कर दूँ इसको, 24 तक ये पॉइंट्स बनाए। चलो छोड़ो, मेरे पास तो कैलसी है, प्रॉब्लम तुम लोगों को होगी। 20,000 को 12 से करते हैं, तो अब यहाँ पर कितने महीने का प्रॉफिट हो जाएगा? ये 2 महीने का। क्यों? क्योंकि अप्रैल और मई सिर्फ 2 महीने का प्रॉफिट निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्या मतलब है? प्रॉफिट लिख देते यार, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 20,000, 1 मिनट रुकिएगा।
चलिए, तो ओके, चलिए, तो ये 20,000 का जो नेट प्रॉफिट था, ये 12 महीने का था। आपको क्या करना है, 2 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना था। क्यों 2 महीने के लिए क्यों? क्योंकि देखो अप्रैल और मई 2 महीने ही जो मिस्टर बी थे वो ज़िंदा थे, हमारे बिज़नेस के संग एसोसिएट थे। तो सिर्फ़ इन 2 महीने के लिए ही हम उस शेयर को कैलकुलेट करेंगे। कितना बनेगा आपका? 20,000 20,000 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ रहा है 0.1666, 0.6 कह सकते हो आप इसको। 2 महीने के लिए बेटा जो आ रहा है वो आ रहा है 3333, मैं इसको इतना ही लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज़ इसमें जो ध्यान रखनी है इन 2 बेसिस पे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये इन दोनों में जो चीज़ आपको ख्याल रखनी है, वो सिंपल ये कि आपने पी-एन-एल अकाउंट नहीं बनाया और आप प्रॉफिट बाँटने जा रहे हो। पक्की बात याद रखना, आपने पी-एन-एल अकाउंट नहीं बनाया, ना ही आपने पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। आप क्या बाँटने चाह रहे हो? प्रॉफिट बाँटने जा रहे हो। तो इन दोनों ही लॉजिक्स में आपको जो टर्म यूज़ करनी है, वो यूज़ करनी है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड यस नोशनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ नाम के लिए है। इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा इसी साल आपको। जितने भी सस्पेंस अकाउंट आप बनाते हो वो इतने साल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करने होते। ये कितने साल के लिए बनाया है? बस उस पीरियड तक के लिए जब तक आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हो जाता। आप इसे पी-एन-एल से एडजस्ट करेंगे, पी-एन-एल सस्पेंस अकाउंट को, और टिल देन जब तक ये नहीं होता आप इसको शो करोगे बैलेंस शीट के अंदर। तो सिंपल, अब यहाँ पर ये जो पूरा प्रॉफिट है, ये सिर्फ मिस्टर बी का नहीं है। अगर आपको मिस्टर बी का शेयर निकालना है इसमें, तो सॉरी मिस्टर एक्स का शेयर निकालना है इसमें, तो आपको क्या करने का इनका करना पड़ेगा, इनका शेयर देखना पड़ेगा। अब लेट्स से मिस्टर एक्स का शेयर मैं कुछ भी एज्यूम कर लेता हूं, कुछ भी एज्यूम कर लेता हूं, 3333 है तो इसको 3 से कर लूं। 1/3 मैं मान रहा हूं इसका शेयर, कि इनका शेयर क्या था, 1/3 शेयर था बच्चों। और 1/3 शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए अगर मैं इनके पीछे चलूं तो इनका शेयर बनेगा 1111। अब इनको देखना मैं किस तरीके से शेयर दूंगा, इनको मैं शेयर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। बेटा मैंने क्या करा, इनका प्रॉफिट सेटल कर दिया। क्या कर दिया मैंने, मिस्टर एक्स का प्रॉफिट सेटल कर दिया विदाउट प्रिपेयरिंग माय फाइनल अकाउंट। मैंने इस साल के अपने फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए और तब भी मैंने इनका प्रॉफिट सेटल कर दिया। मैं इसके क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इसमें जो मैं एक इंपॉर्टेंट लॉजिक ऐड कर रहा हूं वो ध्यान से देखना। वो लॉजिक कुछ ऐसा है बच्चों कि आपको ना यहां पर बोला जाएगा कि अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अगर आपका जो न्यू प्रॉफिट सीआरएस पीएसआर है वो चेंज हो रहा है, तो इस पीएनएल सस्पेंस अकाउंट्स को बैलेंस शीट में शो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे राइट ऑफ करो, इसे राइट ऑफ करो इन द गेनिंग रेशियो। मींस इफ देयर इज, इस लाइन को अच्छे से याद रखना, इफ देयर इज चेंज इन न्यू पीएसआर, मींस आपको केस नंबर थर्ड मेरे वाले पीएसआर का बताया जाए कि आपको न्यू पीएसआर भी चेंज करके दिया जा रहा है, पीएसआर चेंज हो रहा है आपका। तो इफ देयर इज चेंज इन न्यू पीएसआर, देन पीएनएल सस्पेंस अकाउंट will be written off from account of गेनिंग पार्टनर्स। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूं आपको, नो टेक्निकल टर्म्स, नो ऐसी की आपको समझना है, सिंपल मैंने आपको लिख के दे दिया कि अगर पीएसआर में चेंज हो रहा है तो ये जो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट है इसको आप सेट ऑफ करोगे, राइट रिटर्न ऑफ करोगे गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से, उसी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब लेट्स से कि जो वाई जेड है उनको गेन हो रहा है, तो आपको सिंपल जो एंट्री पास करनी पड़ेगी वो आपको ये पास करनी पड़ेगी कि वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। अब ये पूरा का पूरा अकाउंट आपका देख लो राइट ऑफ हो गया। इसी को मैंने कहा था नोशनल, इसी को मैंने कहा था नॉमिनल, कि भाई ये बने नहीं होते ज्यादा टाइम के लिए। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये मैं मान रहा हूँ कि इनका जो गेनिंग रेशियो वो इक्वल है, तो 555.5, 555.5, ये आपको एंट्री एडिशनली पास करनी पड़ेगी अगर देयर इज चेंज इन पीएस। और आपकी बुक में जो एंट्री दिखाई गई है वो एक और दिखाई गई है, वो इन्होंने कहा है कि बेटा इस एंट्री और इस एंट्री के अलावा आप इसे मर्ज कर दीजिए। मींस पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को ओपन ही मत करो, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कर दो। सिंपल कहानी है।
अगर आप इसको ये एंट्री पास करनी है ना तो क्या कर दो, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, सिंपल मीन्स इन दोनों एंट्री को सेट ऑफ कर दो। बट मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है, एंड विद द व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन, ये वाली एंट्री ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि आप इसमें बता सकते हो कि आप गुडविल सेट ऑफ नहीं कर रहे हो, आप क्या सेट ऑफ कर रहे हो, प्रॉफिट को सेट ऑफ कर रहे हो। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ये दोनों एंट्री पास करें। हार्डली यार 10 सेकंड में तुम लोग क्या कहाँ टाइम बचा लोगे, कुछ भी ऐसा टाइम नहीं बचना। बट हाँ, ये याद रखना कि मैंने यहाँ पर बोला क्या है आपसे, कि देयर इज चेंज इन पीएसआर। यहाँ ना पीएसआर में चेंज जरूर होना चाहिए। नहीं हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है, आप एज्यूम नहीं करोगे कि चेंज है। ठीक है, आप तब गेनिंग रेशियो मत निकालने बैठ जाना, क्योंकि गेन तो तब भी थोड़ा बहुत होता ही होता है, बट तब आप निकालना मत जब तक क्वेश्चन ये ना बोले कि चेंज इन पीएसआर। ठीक है, ओके। केस नंबर थर्ड पे आ रहा हूं, और इसका ही एग्जांपल मैं आपके संग यूज कर रहा हूं, जो मैंने आपके बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये देखोगे, इस केस में आपको मैंने टर्नओवर वो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है वर्ड मालिक, मैंने जो इसमें वर्ड यूज करा है वो दैट इज टर्नओवर, और जो यहां वर्ड यूज करा है वो है टाइम। तो प्रॉफिट के इसके बगल में ना, टाइम के बगल में प्रॉफिट लिख लो। ठीक है, और इसके बगल में अगर आपको याद ही रखना है तो जीपी लिख लो। भैया एक ही तो बात है, मैंने कहा जीपी रेशियो लिख लो फिर। और जीपी रेशियो अभी मैं आपसे कह भी रहा था कि आपका तो लॉजिक इस बार ऐसा चल रहा है कि आप लोग पहले रेशियो पढ़ के आए हैं और तब ये पढ़ रहे हैं टेस्ट का चैप्टर। तो सिंपल लॉजिक है ना, कि जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सेम मैं भी यही करूंगा। इसके बेसिस पे मैं ना आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालूंगा। पहले देखो, यहां पर मुझे क्या करना होता है, मुझे अगर मैं पहले डायरेक्ट ट्रीटमेंट करूं कि मेरे को डायरेक्ट ट्रीटमेंट करना है, तो मेरा 20,000 रुपए का प्रॉफिट था, और 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट था बच्चों, वो था 2 लाख के सेल पे। तो ये मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं निकला है, ये जीपी निकाल रहे हो आप। ठीक है, 20,000 की सेल प्रॉफिट था 2 लाख की सेल पे। अब मैंने आपसे ये कहा कि जो मेरी सेल हुई थी, अब मेरे को इस महीने यहां तक की भी सेल देनी पड़ेगी, तो सेल फॉर 2 मंथ्स, सेल ऑफ 2 मंथ्स। अच्छा, मुझे ना कोई एक ऐसी फिगर लेना दो जो ज्यादा ना परसेंटेज में ना जा रही हो, फिर आप लोग यही कहोगे कि हमें बेवकूफ बना रखा है। इट्स 60,000, 1000। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। मैंने क्या करा था, ठीक है 60,000 मान लेते हैं। जो 2 महीने की सेल है वो कितनी है आपकी, 60,000 रुपए। एग्जाम्पल ध्यान से सुन लेना। आपने क्या करा, यहाँ पर ये आपका प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर का, यहाँ पर आपकी सेल थी प्रीवियस ईयर की। क्या कहते, सॉरी, ये आपका प्रॉफिट था, ये आपकी सेल्स थी। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 कर दोगे, आपका जीपी निकलता है। ये जीपी का ही फॉर्मेट है, और इस जीपी को आप अपनी सेल से कन्वर्ट कंपेयर कर रहे हो कि इस साल की मेरी सेल कितनी है। क्योंकि पहले वाले केसेस में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे आपत्तिजनक हो सकती है। वो ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर अप्रैल मई में भाई आपकी जो सेल थी वो कम थी, और टेक्निकली मैं आपको अब एग्जांपल देता हूँ, 2021 में सच में अप्रैल मई में सेल कम रही होगी, क्योंकि कोविड की वेव कुछ ज्यादा हाई थी, और अगर आपका प्रोडक्ट इतना एसेंशियल नहीं था तो सच में आपकी सेल कम रही होगी। और लेट्स से आप इस महीने का, इस साल का प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ईयर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो उसके एग्जीक्यूटर से, जो उसके लीगल गार्जियन है, वो आपसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि नहीं मैं नहीं चाहता इस पे, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन ये बताएगा कि आपको इसी बेसिस पे करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली बस कनेक्ट करा के दे रहा हूँ कि आप कंफ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे कि कहाँ कंफ्लिक्ट करना है। सिंपल मैं आपसे कह रहा हूँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख करोगे तो आपका 0.01 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 60,000, 6,000 रुपए का आपका क्या है, आपका पड़ रहा है जीपी। ये आपका आ गया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये निकालना क्यों सही है, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल। अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखते हो, आजकल पूछते हैं ना उसमें कि आपका क्या कहते हैं, ग्रॉस मार्जिन क्या है, आपका नेट मार्जिन क्या है। और ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन इतनी जल्दी चेंज करना मालिक आसान बात नहीं है। आप नहीं कर सकते जब तक आप अपनी पूरी थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज ना कर दो। आप अपना जीपी मार्जिन नहीं चेंज कर सकते। तो फिर ये प्रोसेस मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है कि भाई सेल से प्रॉफिट का कोई रिलेशन नहीं है, आप उससे उसका परसेंटेज निकाल लो, और इस साल की सेल को आप जज मत करो। इस साल की सेल जितनी है एक्चुअली में है, जितनी पीरियड के लिए है उतने पीरियड के लिए चलो। अब यहाँ पर टाइम फैक्टर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जीपी फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लास्ट ईयर के ग्रॉस मार्जिन को इस साल के ग्रॉस मार्जिन पे ला रहे हो। मतलब लास्ट ईयर से ग्रॉस मार्जिन उठा लिया आपने, ग्रॉस प्रॉफिट उठा लिया, इस साल की सेल का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। अब ये 6,000 रुपए था तो आप इसे नेट प्रॉफिट बोलो, जो भी आपको बोलना है बोलो। क्योंकि मैं जीपी यूज कर रहा था, आप एनपी यूज करो, क्योंकि एनपी बढ़ता है आपकी नजरों में तो आप एनपी भी कर सकते हो। तो अब ये 6,000 रुपए था। अब इस 6,000 रुपए को मिस्टर एक्स का शेयर हमने कितना माना हुआ था बेटा, 1/3, क्योंकि ये तीनों पार्टनर्स के लिए होगा। तो 6,000 का जैसे ही आप 1/3 करोगे, मैं आपको बता दूं कि आपको मिलेगा यहाँ पर 2,000 रुपए का शेयर। 1/3 ही था ना
जी, आपको कितने का शेयर मिल गया यहाँ पर? ₹2000 का आपका शेयर मिल जाएगा मिस्टर ज़ेड का। क्या एंट्री यहाँ पर भी जाएगी? तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट कौन-सा आपने यहाँ पर वही बना लिया है, ठीक है? कोई आपने फाइनल अकाउंट नहीं बनाया है, टू मिस्टर एक्स। और अगर आपसे क्वेश्चन ये स्पेशली बोले कि भाई पीएसआर चेंज हो रहा है, तो आपको सिंपल इस पे ध्यान देना है कि पीएसआर चेंज हो रहा है, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को मैं राइट ऑफ करूँगा बाय विद द हेल्प ऑफ गेनिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशियो, ठीक है? ये 3 केसेस बच्चों मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। बुक की अभी ज़रूरत नहीं है, बट मेरा सिस्टम लग रहा है कुछ ज़्यादा फास्ट है। होता रहता है, बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपको मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, प्रॉफिट और सबसे बड़ा लॉजिक डेथ के अंदर यहीं फँसता है। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में खत्म कराने की कोशिश तो करी है, पर भैया ऐसे मज़ा नहीं आता। आप क्लेम कर रहे हो छोटे टाइम में खत्म कर दिया, 30-35 मिनट की क्लास बन गई होगी आपकी। बनी गई होगी मेरे हिसाब से तो 25-30 मिनट की। तो आपने क्वेश्चन तो करवाए नहीं, तो पहले क्वेश्चन करवाओ, तब इस चीज़ को क्लेम करना और हम ये देखेंगे कि हमसे हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। मैंने कहा पक्की बात, अब मैं टॉपिक और नहीं पढ़ रहा मालिक आपके संग, मैं आपके संग आ रहा हूँ क्वेश्चन्स करने और क्वेश्चन्स मैं आपके संग स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले ना मेरे को अपना हाइलाइटर थोड़ा लाइट करने दो, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ये। अब सही है, इसको भी करने दो थोड़ा-सा लाइट। चलो, अमन, वरुण एंड चारू, भैया ये हाइलाइटर हाइलाइटर ही है। छोड़ो ना यार, मैंने बोल दिया तुम लोगों से, तुम वहीं फोकस करने लगोगे तो कैसे चलेगा, इधर आओ। देखो, अमन, वरुण एंड चारू वर पार्टनर्स इन द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड द रेशियो 5:3:2। किस रेशियो में बेटा? 5:3:2 में। ये इनका आपके हिसाब से ओल्ड होगा। कौन सा रेशियो होगा ये? ओल्ड रेशियो होगा। जी, भैया हमें पता है इतना कि ओल्ड रेशियो ही होगा। इसमें बताने वाली क्या बात थी? तो मैंने कहा देखो बस मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा था और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ओल्ड रेशियो था इनका, ये बात आप मानते हो। अब इसमें आप देखोगे वरुण डाइड, वरुण क्या हो गया? डाइड ऑन 30th अप्रैल 2020। वरुण की बेटा मृत्यु हो गई, एबीसी ही है। वरुण की डेथ हो गई कब? 30 सितंबर को। अब आपको ना यहाँ पर एक और फैक्टर आ रहा होगा कि भैया आप बड़े चालाक हो या फिर ये बुक बहुत चालाक है, क्योंकि आप लोग डेथ भी क्या कर रहे हो, एकदम एंड ऑफ द मंथ पे कर रहे हो या फिर बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे, बीच में हुई तो उसका भी लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। मैं बताए बगैर, कुछ भी बताए बगैर यहाँ से स्किप नहीं करूंगा। तो कितने महीने जिए हैं, रहे हैं ये भाई साहब? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, मेरे ख्याल से 6 महीने हो रहे हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, पूरे 6 महीने रहे हैं। अमन एंड चारू डिसाइडेड टू शेयर, अमन एंड चारू डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? मैंने कहा देखो अभी तो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, चेंज तो हुआ है, पक्की बात है, क्योंकि पहले ये शेयर कर रहे थे 5:3:2 में। आज की डेट पे इनका कहना है कि हम इक्वली लेंगे और इक्वली का मतलब है 1:1। तो चेंज तो हो गया, पक्की बात है। बट अभी क्वेश्चन तो आगे पढ़ो। अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड में क्या लिखा था? अकाउंट्स वेर प्रीपेड ऑन 30 अप्रैल 2020, प्रॉफिट फॉर द ईयर अप टू। अच्छा, पार्टनरशिप्स के टर्म्स के हिसाब से इन्होंने फाइनल अकाउंट बनाया, क्योंकि लिखा होगा डीड में कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर कुछ होता है ऐसा, तो हम फाइनल अकाउंट बना के सेटलमेंट करेंगे। अब आपको क्या करा गया है? प्रॉफिट बता दिया गया है, जो कि कितना है? 9 लाख रुपए। अपना वाला एग्जांपल है पूरा का पूरा सेट। 9 लाख रुपए का आपको एग्जांपल वो बता दिया है नेट प्रॉफिट। अब 9 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है मेरा केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन, टू वरुण, टू चारू इन द रेशियो 5:3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पूरे के पूरे 9 लाख को। ठीक है? 9 लाख को आप 10 से डिवाइड करोगे। कैसे निकाला होगा आपने शेयर इनका? 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। वरुण के लिए कितने से? 3 से और इनके लिए 2 से। और देखोगे भी तो 90,000, 45 5 से करोगे 45,000, 90,000 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो 270, 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 180 आपका आंसर यहाँ पर दे रखा है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तो केस नंबर फर्स्ट है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है और मैं इतना डिस्कस भी नहीं करना चाहता, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है, ठीक है? अब आपको ना मैं सबसे पहले एक चीज़ पढ़ा दूँ। इन 2 क्वेश्चन्स में ही लगातार देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ देख लो आराम से, देखना क्या बोला हुआ है कि कंटिन्यूइंग profit sharing ratio of continuing partner does not change, does not change, does not change means पीएनएल सस्पेंस अकाउंट्स क्या होगा? राइट ऑफ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, दोनों केसेस में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, अगर आपका न्यू पीएसआर बन रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो आपको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करना होता है विद द हेल्प ऑफ गेनिंग रेशियो।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे रमन, दमन, करण वर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:1 में थे। रमन दमन डाइड ऑन 30 जून 2021। भैया बता ही दो ना कि बीच में होगा तो क्या होगा, तो यार पीरियड ले लेना ना। पीरियड यानी कि अगर किसी की डेथ बीच में हो रही है, यानी कि 15 जून, 27 जून ऐसे हो रही है, तो आप आ जाना किस पे, 365 डेज इन अ ईयर। और आप एक डिस्क्लेमर भी दे देना भाई, आप नीचे लिख के दे देना कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 365 डेज इन अ ईयर है, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। नो अजम्पशन में आप दे सकते हो। सीधा आप डेज कैलकुलेट करो, लेट से वो 87 डेज रहा, तो 87 डिवाइडेड बाय 365 डेज के हिसाब से टाइम निकाल लेना आप। मैं यहीं के लिए रोक के बैठा था क्योंकि मुझे आपको टाइम बेसिस पे बताना था। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो भाई आपको बोला हुआ है रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, वो कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। आपको उसका जो पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट बता रखा है डिटरमाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वाज 3,60,000 रुपए, 3,60,000। मींस क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उसका शेयर है टिल द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ से उसकी डेथ तक, वो आपको डिसाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो सिंपल कैलकुलेशन बैठेगी, 3,60,000 रुपए कितने महीने के लिए रहे थे ये, आई गेस 2 महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने। तो 3,60,000 रुपए पिछले पूरे साल की सेल है, पूरे 12 महीने की। तो 12 महीने से मैंने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करा मैंने 3 महीने से, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है आपकी और मेरी नजरों में, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि लास्ट ईयर की सेल हो सकता है कम हो, इस साल ज्यादा है। तो इसीलिए अब छोड़िए, हम जजमेंटल नहीं बनेंगे, अपने को तो काम करना है। 3/12। अब इसका शेयर क्या था जी, मालिक किसकी डेथ हुई थी, दमन जी की डेथ हो गई थी, और दमन का शेयर था 2/6। तो ये हो गया आपका 2/6। 2 से गया, ये 2 से चला गया, मीन्स 3,60,000 को जैसे ही आप 12 से करोगे तो आंसर आएगा 30,000। और फॉर्च्यूनेटली यहाँ पर भी आंसर आपको 30,000 ही दे रखा है, बट किस अकाउंट से सेट ऑफ करा हुआ है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से। ये मेरा केस नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल है। और ये आपको जो दूसरा वाला दे रखा है बेटा, ये लॉस पे है, मतलब इसमें लॉस हो गया था उनको, तो लॉस पे आप मांगोगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, क्योंकि आप देख लो लास्ट ईयर लॉस कितना था, 1,80,000 रुपए। और इस साल भले ही आपकी सेल चल रही है, दबा की सेल चल रही है, बट आप तो कह रहे हैं ना, हो जाओगे, देखो अभी ये गलत प्रूफ हो जाओगे। और इनकी करंट डाइड ऑन 31 जुलाई, यानी कि 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, सही है 4 महीने। तो अब देखो 1,80,000 रुपए के हिसाब से 4 महीने के हिसाब से 1/6 शेयर किसका लिया है बेटा, करण की देते होती, करण का लिया है। अब सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, ये तो कितना तगड़ा एग्जाम्पल बन गया कि अगर आप टाइम की बेसिस पे कर रहे हो तो कितना गलत एग्जाम्पल है कि आपका बिजनेस लास्ट ईयर लॉस में था, इस साल आप प्रॉफिट रन कर रहे हो, आप ऑलरेडी प्रॉफिट मेक कर रहे हो, अच्छी सेल्स है आपकी, बट आप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कर रहे हो। आप कंफ्लिक्ट नहीं करोगे क्वेश्चंस के संग, आप क्वेश्चन के संग कंफ्लिक्ट करना ऑनर्स में जाकर, मतलब जब आप ग्रेजुएशन करोगे, जब आप मास्टर्स की डिग्री करोगे ना, तब जाके कंफ्लिक्ट करना, क्योंकि वहां जब हम पढ़ाएंगे आपको तो आपको सेम पढ़ाएंगे कि डिस्क्लेमर, वहां ना आपसे हम क्वेश्चन भी ये नहीं पूछते, वहां हम आपसे क्वेश्चन भी पता क्या पूछते हैं, ट्राई टू बेस्ट योर कंक्लूजन, कि आप बताओ कि इन तीनों केसेस में से बेस्ट क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर बेस्ट। अगर आपको फाइनल अकाउंट नहीं बनाना तो टर्नओवर के बेसिस पे हमेशा कैलकुलेट करो, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। ओके, केस नंबर थर्ड पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब ना यहाँ पर जो आपको बता रखा है, ये देखो, रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, द रिमेनिंग पार्टनर चेंज एंड न्यू पीएसआर आपको दे रखा है। सिंपल है, मैं आपको गेनिंग रेशियो निकालना नहीं बता रहा क्योंकि इन डेप्थ बताया हुआ है। गेनिंग रेशियो आप निकाल लोगे, अगर आपको टेक्निकल फॉर्मूला चाहिए तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड आपका फॉर्मूला होता है, प्लीज वेट। जी, सॉरी, वो फोन डिस्टर्ब कर रहा था बीच में। ठीक है, आपको मैं अभी गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताने वाला, एक बार देख लूं कि रिकॉर्ड हो भी रही है। जी, हो रही है रिकॉर्ड। सिंपल, मैं आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताने वाला कि गेनिंग रेशियो क्या है, पर अगर टेक्निकली फॉर्मूले की बात करोगे तो मैंने आपको बताया हुआ था, न्यू रेशियो में से आप ओल्ड रेशियो माइनस कर लो, आपको गेन हो रहा है। और अगर ओल्ड में से न्यू कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए, सेक्रीफाइस होना चाहिए। बट अब सिंपल है, मैंने तो आपको माइनस पॉजिटिव समझाया था, ओल्ड माइनस न्यू करोगे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, सेक्रीफाइस है, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा आपका
गेन है। अब सिंपल यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपको क्या दे रखा है। हाँ, सॉरी बच्चों, अगेन सॉरी, एक थोड़ा-सा वो आ गया होगा जर्क बीच में, बट डोंट वरी। अब सिंपल है, आपको यहाँ पर आपको सिंपल बताया हुआ है कि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और ऊपर वाले में नहीं हो रहा है। गेनिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मेरा कोई लेना-देना नहीं है ज़्यादा। मेरे को बस एक चीज़ पे यहाँ पर फोकस करना है कि अगर मेरा न्यू पीएसआर है और न्यू पीएसआर चेंज हो रहा है, यानी कि मेरे अगर मैं मेरी रिकॉर्डिंग्स के, मेरे लेक्चर के हिसाब से बात करूँ, तो मेरा केस नंबर 3 जहाँ पर मुझे स्पेशली बता देगा कि न्यू पीएसआर इज़ दिस, न्यू पीएसआर इज़ दिस। तो सिंपल है, जब मेरा वो केस बन रहा है, जो कि मेरा केस बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला केस। जो आपका न्यू पीएसआर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, न्यू पीएसआर आपका बदला हुआ है। तो आपको इस केस में क्या करना है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करना है। और वही मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट से निकाला हुआ है। कोई लॉजिक नहीं है जिस बात का, मतलब वो बताने लायक कुछ भी नहीं है। आप सिंपल यहाँ पर देखना शुरू करिए। आपका केस नंबर फर्स्ट है कि जब राम एंड मनोहर के बीच में चेंज नहीं हो रहा, तो सिंपल आपने इसको राइट ऑफ करा, दे दिया। मीन सिंपल आपने रेज करा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट और आपने उसको प्रॉफिट बांट दिया। अब दूसरा देखोगे राम एंड मनोहर का, तो इस वाले में आप एग्जैक्टली देख पाओगे कि देखो, पहले तो हमने सेम एंट्री पास करी जो ऊपर वाले केस में करी है, सेम वही एंट्री जो यहाँ पर पास हुई है बेटा, वही यहाँ पर हुई है, 27,500, 27,500। बट इस वाले में अगर आप देखेंगे तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मींस पीएनएल सस्पेंस अकाउंट जो ऊपर डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट करके खत्म कर दिया गया है। और ये कर कर आपको ये बताने की कोशिश करी गई है कि भाई हमने गेनिंग रेशियो में इसको सेट ऑफ कर दिया है। और आपको बकायदा लिख के भी दिखा रखा है, प्रॉफिट शेयर ऑफ परम एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। तो इन केस अगर आपको गेनिंग रेशियो पे फोकस नहीं करना है, न्यू पीएसआर आपको दे रखा है चेंज के साथ, तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको सिंपल ये दिमाग लगाना है कि आपको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट्स को बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, आपको इसी समय सेट ऑफ कर देना है। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली जो मैंने आपको केस बताया था कि भाई आप ये इंटरव्यू पास कर सकते हैं मर्ज करके, तो वो आपको तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ टर्नओवर वाले क्वेश्चन पे। ये 2 क्वेश्चन आप देख लेना प्लीज यार। ठीक है। ओके। एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो बेटा 2:1 पे दे रखा है। बी डाइड ऑन 30 जून, यानी कि 4 महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने, सॉरी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल कितने पे होती है, 31 मार्च को। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि पिछले साल की सेल आपको दे रखी है। वो भी कितनी दे रखी है बच्चों, 3 लाख रुपए आपको सेल्स दे रखी है। एंड 1 लाख अमाउंटेड फ्रॉम द पीरियड 1 अप्रैल से 30 जून तक। ये है भाई जब तक आपका डिजीज पार्टनर काम कर रहा था ना, उस पीरियड की सेल है ये। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, यानी कि 3 महीने की सेल दे रखी है, जिससे आपको महीने में अभी कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 इतना दे रखा है, यानी कि ये भी प्रीवियस ईयर का है आइटम और ये भी प्रीवियस ईयर का आइटम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 30,000 रुपए को आपको डिवाइड करना है 3 लाख से। ठीक है। इनटू इस साल की सेल कितनी है आपकी बेटा, 1 लाख रुपए। और आप इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे आपका निकल आएगा 30,000 रुपए। पिछले साल का आपका प्रॉफिट था, पिछले साल की सेल थी 3 लाख रुपए, तो 0.1 का परसेंटेज बनता है टेक्निकली। और अगर मैं आपको इसको आपका जीपी रेशियो बता दूं तो 10% बन रहा है। अब सिंपल क्या है, आपकी सेल कितनी थी, जीपी रेशियो मैंने बताया 10%। आपकी सेल कितनी थी बेटा, 1 लाख रुपए। तो निकाल लो ना 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए। आप सिंपल देखोगे कि इनका बी की डेथ तक का जो रेशियो निकला है, कितना निकला है, 10,000 रुपए निकला। ठीक है, तभी मैं इसको जीपी रेशियो कह रहा था। और बी के आपको ऐसे नहीं देना है, आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपए के हिसाब से जो आपका बी का शेयर है, बी का शेयर बेटा है कितना, 2/5, यानी कि आप इसको कह सकते हो 2,000 आ जाएगा। ठीक है। और ये 2,000 इंटू 2, 4,000 रुपए बी का शेयर है। दैट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। क्लियर बात है। लॉस अप टू द डेट मीन्स एक लॉस का क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके 2 क्वेश्चन। देखो मेजरली मुझे यही चीजें बतानी थी कि प्रॉफिट्स के क्या ट्रीटमेंट्स हैं, प्रॉफिट की क्या चीजें हैं। दूसरी चीज जो मैं आपसे बात करने वाला था वो गुडविल की। यहाँ पर गुडविल के भी कुछ क्वेश्चन है, बट वो मैं आपके संग नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने गुडविल इन डेप्थ में आपको करवा दिया है। सिंपल इन डेप्थ में मैंने आपको गुडविल की सारी चीजें करवा के दी हुई हैं। तो आप एक बार देख लेना। यहाँ पर ना जो मैंने वहां रेस का कॉन्सेप्ट किया था, यहाँ पर आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कि गुडविल को हम ओपन करेंगे और गुडविल अकाउंट को नहीं ओपन करेंगे। तो जब गुडविल अकाउंट को ओपन करेंगे तो इसका मतलब है रेज वाला केस है कि पहले आप गुडविल बनाओगे और फिर गुडविल को राइट ऑफ करोगे। एंड गुडविल अकाउंट नॉट ओपन का मतलब है मेरा केस वो जो सबसे लास्ट में था ना, एडजस्ट कर दूंगा गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर, तो उस तरीके से करना है, वो आप कर लोगे। अब मैं बात करता हूं एग्जीक्यूटर अकाउंट की। देखो एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका डेथ पार्टनर है, डिजीज पार्टनर है, वो तो अपने बिहाफ पे क्लेम को सेट ऑफ करेगा नहीं। और आप एक बात मानिए, टेक्निकली आप उसके बैंक अकाउंट में भी पेमेंट नहीं करना चाहोगे, क्योंकि जो उनके पीछे रह गए लोग हैं, मींस जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी डिजीज पार्टनर के अकाउंट से फंडिंग निकालने में।
और आप ऐसा करेंगे भी नहीं, आप चाहेंगे कि आप उसके लीगल हेयर्स को या एग्जीक्यूटर्स को दे दें। अब एग्जीक्यूटर क्या हो सकता है? एग्जीक्यूटर कोई आप हो सकता है फैमिली का बंदा भी ना हो। एग्जीक्यूटर कोई भी बन सकता है, आपका कोर्ट अपॉइंट करके दे सकती है कि ये एग्जीक्यूटर बनेंगे, इनके बिहाफ पे सारे क्लेम को सेटअप करेंगे, क्योंकि क्या पता पार्टनर की फैमिली में कोई इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो एग्जीक्यूटर कोई भी हो सकता है, उसमें भी आपको कोई मुद्दा नहीं पकड़ना है अभी के लिए। एग्जीक्यूटर अकाउंट में आपको क्या करना है, पूरे डिजीज पार्टनर का जितना भी फंड आ रहा है, भले ही वो डेबिट है क्रेडिट है, आपको डाल देना है। अब पेमेंट हो सकता है कि आप लमसम में करो, लमसम यानी कि सारे पैसे सेक्शन कर दो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप पेमेंट पार्ट्स में कर रहे हो, ध्यान से सुनना, पेमेंट अगर आप पार्ट्स में कर रहे हो, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सेक्शन 7, सेक्शन 7 को एक बार प्लीज एक बार कंफर्म कर लेना, बट आई होप कि वही है। आपको क्या करना होता है, सेक्शन 37 या 7 है, मतलब मैं इस समय क्लिक नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा। बट इन दोनों चीजों में मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज लिखी हुई है, वही जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना 6%, वो आपको इसमें मिनिमम रेट बताया हुआ है। कितना मिनिमम रेट बताया हुआ है? पेंडिंग अमाउंट पे मिनिमम रेट बताया हुआ है 6% का। साथ ही साथ अगर कोई वहां पर डीड नहीं है, मतलब कोई पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, तो आपके एग्जीक्यूटर्स को या फैमिली मेंबर्स को, जो भी गार्जियन है, दो चॉइस दी गई है। भाई या तो आप इंटरेस्ट क्लेम कर लो अगर आप एग्री हो उससे तो, और दूसरा अगर आपको लगता है कि वहां पर कोई प्रॉफिट नहीं है और आप इंटरेस्ट से भी सहमत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट में शेयर एज वेल एज इंटरेस्ट मांग सकते हैं कि भाई अभी आपने हमारा फंड नहीं दिया है, आप हमारा पैसा यूज कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को मांग सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं देख लूं कि वो स्लाइड अगर इसमें थी, क्योंकि वो इन डेप्थ में है तो सही, इसमें नहीं, वो मैंने इसमें लगाई नहीं है, बट आपको ये मिल जाएगी, आप ही के पेज के लास्ट के पेजेस में है, सेक्शन 37 या 7 करके होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो उसमें दो चॉइसेस दे रखी है, मैंने आपको पहले बता दी कि अगर पार्टनर्स एग्रीड है और म्यूचुअली एग्रीड नहीं है कि भाई हम नहीं देंगे, तो वो इंटरेस्ट दे दें, सिंपल। अगर म्यूचुअली सारे बंदे एग्री होके कह रहे हैं कि नहीं देंगे, तो इंटरेस्ट दे दो। और अगर डीड है ही नहीं, डीड बिल्कुल नहीं है, तो बेटा फैमिली वालों के पास दो चॉइस खोलता है, कौन? पार्टनरशिप एक्ट 1932। सिंपल है, हम तो पहली क्लास से बताते हैं, अगर जो डीड में लिखा है वो कर लो, अगर डीड है ही नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सुन लो, जो कि दो ऑप्शन देता है कि भाई नहीं, या तो आप इंटरेस्ट पे कर दो, या तो आप इनको पूरे प्रॉफिट पे शेयर बांटना शुरू कर दो, जब तक आप इनको शो नहीं प्रॉफिट को रिफंड नहीं कर, जब तक आप इनके क्लेम को सेटल नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें थी। एक बार मैं और रिलेट कर देता हूँ कि मैंने आपको क्या-क्या आज के सेशन में कवर करके दिया। सबसे पहले मैंने आपको प्रॉफिट बाँटने के 3 तरीके बताए कि भाई फाइनल अकाउंट की मदद से आप कर लो सेटल। दूसरा टाइम बेसिस पे, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो भी आपका प्रॉफिट था, वो पूरे साल के लिए था। आप इस साल पे जितने महीने उस वो बिज़नेस पार्टनर ने काम किया, उस महीने के हिसाब से सेट ऑफ कर लो। तीसरा सबसे बेस्ट है कि यार आप पिछले साल की हेल्प से जीपी रेशियो निकाल लो या फिर एनपी रेशियो निकाल लो, और उस हिसाब से आप इस साल की जो भी सेल है उस पे लगाकर आप अपना नेट प्रॉफिट निकाल लो और उस पार्टनर को दे दो। बट लास्ट वाले दोनों केसेस पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, बेटा आपको एक बात याद रखनी है कि अगर न्यू पीएसआर चेंज हो रहा है, सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि आपको जो पेमेंट करनी है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पीएनएल अकाउंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका न्यू पीएसआर चेंज कर रहा है, क्वेश्चन कहकर चेंज कर रहा है कि न्यू पीएसआर चेंज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना है और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को आपको राइट ऑफ करना है इन द गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये सारी चीजें थी। एग्जीक्यूटर्स का मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी कराया जो कि एकदम रेलेवेंट सेक्शन है कि अगर आपकी डीड है तो डीड के हिसाब से चलो, डीड जो कहती है वो करो। पर अगर डीड मिसिंग है तो आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हो, और फैमिली वाले चाहे तो प्रॉफिट में भी शेयर की डिमांड कर सकते हैं, और डीड नहीं है तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है आपके उनको आपको देना ही पड़ेगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर नाउ। आज मुझे इतना ही कराना था। कल के लेक्चर्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि अगला लेक्चर पहले मैं तभी शुरू करूंगा, अगला टॉपिक यानी कि रिजोल्यूशन का, जब मैं रिटायरमेंट और डेथ के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एफर्ट एंड पेशेंस। गुड लक, बाय बाय।